नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमारी यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 में बच्चों हमने कुछ परिभाषाएं आपको करा दी हैं। उन परिभाषाओं में यदि आपने नहीं देखी है तो बच्चों पहले उस वीडियो को आप देखिए, जिससे होता क्या है, जो हमारी कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है और हमारा जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। फिर भी जो हमने पिछली वीडियो में आपको कराई है उनमें हमने आरोह, अवरोह, पकड़, वादी स्वर और संवादी स्वर, इनकी हमने आपको परिभाषाएं, व्याख्याएं हमने आपको कराने की कोशिश की है और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिससे हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, आज उसी लय में हम आगे चलेंगे। वादी संवादी के बाद बच्चों आते हैं हमारे वर्जित स्वर, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर। इनमें क्या होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि इनके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है कि इनकी टिप्पणी करिए या इनकी व्याख्या कीजिए या फिर इनको परिभाषित कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है, ये छोटे से नोट में आ जाता है कि वर्जित स्वर का मतलब क्या होता है, जो राग में वर्जित होता है। और पूछ लिया जाता है विवादी स्वर का मतलब क्या होता है, राग का जो शत्रु स्वर या दुश्मन स्वर है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो पूरी परिभाषा है उसको ना हम वन लाइनर में ही कोशिश कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि हम जब उस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, यानी कि हमें पता होगा कि इसकी थ्योरी क्या है, तभी तो हम उसमें से शॉर्ट भी बना सकते हैं और लॉन्ग भी बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए आज चलते हैं कि जो हमारा रह गया है जो टॉपिक, उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, नोट करिए। वादी, संवादी, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, वर्जित स्वर। ठीक है ना बच्चों, हेडिंग डालेंगे वर्जित स्वर। क्या, वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का क्या है मतलब, जिन स्वरों का प्रयोग, ध्यान से सुनिए बच्चों, जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है, ध्यान से देखिए, जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है वे स्वर क्या कहलाते हैं, वे स्वर हमारे वर्जित स्वर कहलाते हैं। देखिए दोबारा देखिए बच्चों, जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है वो स्वर हमारे वर्जित स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, परिभाषा हमारी क्लियर होती है। आगे अब हमारी परिभाषा आती है विवादी स्वर। क्या आएगी, विवादी स्वर। हेडिंग डालिए बच्चों, विवादी स्वर। विवादी स्वर, पहला ही नोट, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ना ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि विवादी स्वर को राग का शत्रु स्वर भी कहा गया है। शत्रु मीन्स दुश्मन, मतलब जिससे हमारे राग को हानि हो, जो हमारे राग के स्वरूप को बिगाड़ सकता है, जो हमारे राग के स्वरूप की सुंदरता, मधुरता को नष्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, विवादी स्वर। पहली लाइन ही आप नोट करिए, राग विवादी स्वर को राग का शत्रु स्वर या दुश्मन स्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, विवादी स्वर को राग का शत्रु स्वर या दुश्मन भी कहा गया है। ठीक है ना, विवादी, लेकिन फिर विवादी स्वर का प्रयोग क्यों होता है राग में, ध्यान दीजिए बच्चों। एक तरफ आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक तरफ तो ये मैम बता रही है कि राग का शत्रु स्वर है, और दूसरी तरफ आपको ये भी नोट करना है कि विवादी स्वर का प्रयोग राग में कभी कभी करते हैं। क्यों करते हैं, सुनिए और समझिए। विवादी स्वर क्या है, ये हमारे राग के स्वरूप को नष्ट कर देता है, लेकिन क्या है, कभी कभी जो अच्छे, मतलब जो कहते हैं ना कि जिनको अपने स्वरों पर अच्छी पकड़ होती है या मतलब कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग राग में क्या करते हैं कि राग में विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। समझ रहे हो ना, राग में विवादी स्वर का प्रयोग गायक राग की सुंदरता को और उसकी मधुरता को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, विवादी स्वर का प्रयोग गायक कभी कभी, ध्यान दे लीजिए बच्चों, कभी कभी क्या करने के लिए करते हैं, राग की सुंदरता और मधुरता बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका लास्ट आता है अनुवादी स्वर और अनुवादी स्वर। ठीक है, लास्ट आपका क्या आता है, अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर क्या है बच्चों, देखेंगे अनुवादी स्वर क्या है।
हेडिंग डालेंगे बच्चों अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने बच्चों आपको वादी स्वर पढ़ाया, उसके बाद संवादी स्वर पढ़ाया है। तो अनुवादी स्वर का क्या है मतलब? वादी और संवादी। राग में ये पहले ही हमने बताया है बच्चों, राग में एक वादी होता है और एक संवादी स्वर होता है, ठीक है ना। तो एक वादी निकाल दिया, मतलब एक वादी स्वर और एक संवादी स्वर को निकालने के बाद राग में जितने भी स्वर बचते हैं, यदि राग में 6 स्वर हैं तो 2 निकाल दिए, कितने बचे? 4 बचे। यदि राग में 7 लग रहे हैं तो 2 निकाल दिए, कितने बचे? 5 बचे। जितने भी स्वर राग में बाद में जो बचते हैं उन स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवादी स्वर। एक लाइन में समझिए बच्चों, अनुवादी स्वर क्या है? वादी संवादी के बाद राग में बचे हुए स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। बात समझ में आई? वादी और संवादी के बाद राग में लगने वाले स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अनुवादी स्वरों को बच्चों अनुच्चर स्वर की उपमा दी गई है। क्या बोला गया है? अनुच्चर। कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है कि अनुच्चर शब्द किन स्वरों के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुच्चर शब्द राग में जो अनुवादी स्वर होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बेटा? मैं छोटे से छोटी चीज होती है जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जहां से हमारे वन लाइनर बनते हैं, जो हमारे कभी कभी ना ये चीजें कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कि अनुच्चर स्वर क्या होता है, या राग का शत्रु स्वर किसे कहा गया है। ये चीजें क्या होती है, ये जब हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीजें पूछ ली जाती है। तभी मैं बार बार सभी से कहती हूँ थ्योरी को बहुत ध्यान से देखिए। जितना भी आप थ्योरी पे अपना कंसंट्रेशन बनाएंगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। और कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें हमेशा कंपटीशन में तो आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को पढ़िए और समझिए। थ्योरी ही जो ऐसी चीज है जिससे हमारा बेस नॉर्मल एडवांस जितना भी आपका म्यूजिक का सिलेबस है वो थ्योरी से ही कंप्लीट होगा। आप वन लाइनर कितने पढ़ सकते हैं? 1 2 3 4 एक काउंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी ऐसी होती है आपको किसी भी टॉपिक का, उस टॉपिक से अगर आपने वन लाइनर याद किए हैं तो 2 या 3 करेंगे। लेकिन यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसी से अगर 10 भी बन रहे हैं ना, तो आपको उन 10 के आंसर क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए बच्चों कोशिश किया करिए कि थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और समझिए। छोटे छोटे पॉइंट को मैं इसलिए बार बार हाईलाइट करती हूँ कि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? आगे हेडिंग डालिए बच्चों पूर्वांग और उत्तरांग। हेडिंग डालेंगे पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग और उत्तरांग। बच्चों पूर्वांग और उत्तरांग क्या है, इसका किस चीज में यूज होता है, या इनको हम किस तरह से समझेंगे, इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए। आपने सरगम सीखी है। सरगम में कितने स्वर होते हैं? सरगम में हमारे 7 स्वर होते हैं। सप्तक हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं और सप्तक कितने होते हैं। सप्तक का जब हमारा एक सप्तक खत्म होता है तो हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो पूर्वांग और उत्तरांग है, इसको हमने सप्तक क्यों बोला कि इसमें इसी चीज का बच्चों प्रयोग हो रहा है। देखिए क्या होता है बच्चों, पूर्वांग और उत्तरांग। हमारी सरगम में स्वर कितने होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ये क्या है बेटा? ये हमारी सरगम है। इसके बाद इसी सा को जब हम तार सप्तक का रूप देते हैं तो हमारे पास कितने स्वर हो जाते हैं?
काउंटिंग करिए, हमारे पास कितने स्वर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 स्वर हो चुके हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इन 8 में देखिए हाफ हमने ये कर दिए और हाफ हमने ये कर दिए। सप्तक के 7 स्वरों में यदि हमने ताड़ सा को जोड़ दिया, यदि हमने ताड़ सा को जोड़ दिया तो हमारे 8 स्वर हो गए। इन 8 स्वरों को जब हमने आधे आधे यानी 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर देने से ये 4 स्वर बन गए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस पहले वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पूर्वांग, और दूसरे वाले भाग को हम उत्तरांग कहेंगे। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सा से मां तक के भाग को क्या कहते हैं। ज्यादातर बच्चों ये पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादातर आता है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये अपर लेवल के क्वेश्चनों में भी, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आ जाते हैं इस तरह का कि सा से मां तक के भाग को क्या कहते हैं। तो सा से मां तक के भाग को हम पूर्वांग कहते हैं और पा से सा तक के भाग को हम उत्तरांग कहते हैं, ठीक है ना। आप इनकी परिभाषाएं कैसे लिखेंगे? अगर आपको परिभाषाएं लिखनी है तो आप एक लाइन में आप इस परिभाषा को क्लियर कर सकते हो। सा से मां तक के भाग को पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांग कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। यदि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी परिभाषा स्वतः ही बना लेंगे। दूसरा है उत्तरांग। उत्तरांग में क्या करेंगे? पा से, ये वाला सा बच्चों ता सब तक का होगा, इसलिए हम इस स्वर के ऊपर बिंदु रख रहे हैं। पा से सा तक के भाग को उत्तरांग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरांग। पूर्वांग और उत्तरांग का प्रयोग, अब बच्चों एक चीज और समझ लीजिए कि इसका प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। पूर्वांग और उत्तरांग का प्रयोग राग का समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? पूर्वांग और उत्तरांग क्या है? बहुत इजी से वे में आपको आज की बात अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, एक बार भी मुझे सुन लिया, तो पूर्वांग और उत्तरांग का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पूर्वांग उत्तरांग क्या है? सा से सा तक के भाग हमने स्वर लिए, उन 8 स्वरों को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। सा से मां तक के स्वरों को हमने पूर्वांग कहा और पा से सा तक के स्वरों को हमने उत्तरांग कहा। उत्तरांग और पूर्वांग का प्रयोग हम कब किया जाता है या हम कब करते हैं? राग का जब हमें समय ज्ञात करना होता है, गायन समय ज्ञात करना होता है, उस समय हम पूर्वांग और उत्तरांग का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? आशा करते हैं बच्चों आज की आपकी जितनी भी परिभाषाएं जो हमने आपको कराई हैं वो सब आपको समझ में आई होंगी। हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छा और सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, बच्चों को समझ में आ सके। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जैसे जितने भी हमारे संगीत के बच्चे हैं उनको शेयर करिए, जिससे इन वीडियो के माध्यम से हमारे बच्चों तक थ्योरी पहुंच सके और हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ ले सकें। धन्यवाद।